So there are 12 persons in a party, and if each two of them shake hands with each other, how many handshakes happen in the party? 12 लोग हैं पार्टी में, एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है? किस तरह से कर रहे हैं कि हर दो नए लोग बेसिकली आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे? तो बेसिकली अगर मैं पार्टी में जाती हूँ तो मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे एक ही बार हाथ मिलाने वाली हूँ, राइट? मैं फिर से उस इंसान से दोबारा हाथ नहीं मिलाने वाली हूँ। तब मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने हैंडशेक हुए, तो बेसिकली 12 लोगों में से हर 2 यूनिक लोग हाथ मिला रहे है ना? तो 12 लोगों में से हर 2 यूनिक सिलेक्शन ही तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। बहुत आसान। तो इसका मतलब है कि कैसे हम करते हैं, 12 लोगों में से 2 यूनिक सिलेक्शन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम? तो दैट इज डन बाय 12C2 वेज, राइट? इतने तरीकों से कर सकते हैं सिलेक्शन, और जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग हाथ मिला लेंगे अपने, ठीक है? तो फाइनली अपना आंसर 12C2 ही होगा। एक बार देखते हैं कि अच्छे से लिख लेते हैं। The total number of handshakes are same as the number of ways of selecting 2 persons among 12 person। यही तो बोल रही थी मैं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? एक्चुअली 12C2 हो जाएगा। आपको पता है एनसीआर को कैसे खोलते हैं, है ना? एनसीआर को n फैक्टोरियल होल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ऐसे खोलते हैं। तो 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 12 बाय 2, तो टोटल कितना हो गया? 66 हैंडशेक्स पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत ही इजी। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में? ये जो इक्वेशन है n के फॉर्म में 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 होल अपॉन 2n माइनस 1 पी एन इज इक्वल टू 3/5। तो हमें निकालनी है n की वैल्यू, ठीक है? तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमें NPR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? तो बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इक्वेशन सॉल्विंग है और कुछ तो है ही नहीं। तो इसको अगर ये इस टू है ना, 2 डॉट्स का मतलब क्या होता है? इस टू मतलब अपॉन है, तो इसको ठीक से लिख लेते हैं इस तरह से, राइट? अब खोल देते हैं अपन। ये NPR का फॉर्मूला जो मैं बता रही थी उससे खोलने वाले हैं। तो ये 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 को कैसे खोलें? 2n प्लस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा? ओके, 2n प्लस 1 में से इसको घटा दिया तो बताएं कितना हो जाएगा? n, और ये प्लस 2, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया। कोई बात नहीं, तो ये फर्स्ट न्यूमरेटर तो खुल गया। ऐसे डिनोमिनेटर कर दें क्या? तो डिनोमिनेटर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, और इधर मैं लिख दूंगी क्या? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो कि कितना हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है? ये कितने के बराबर है? 3/5 के बराबर है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो 2n प्लस 1 है इसके थोड़ा नजदीक है 2n माइनस 1, तो मैं 2n प्लस 1 को कहाँ खोलूंगी, कहाँ तक खोलूंगी? 2n माइनस 1 तक खोलूंगी। ऐसे ही करते हैं ये। तो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोल रही हूँ, तो 2n प्लस 1 हो गया, फिर 2n हो गया, और फिर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, जो खत्म है, इससे गायब है। बस इतना ही लिख रही हूँ मैं, ओके? ठीक है, तो ये कहानी खत्म। जो दोनों ग्रीन बक्से के अंदर रखा है ना, वो सारी कहानी खत्म हो गई, खत्म, ओके? ये n प्लस 2 और n माइनस 1 दोनों नजदीक है, तो मैं अब डिनोमिनेटर n प्लस 2 फैक्टोरियल को n प्लस 2, n प्लस 1, फिर n, राइट? फिर n, और फिर n माइनस 1। n माइनस 1 नहीं लिख रही, कट गया ऊपर। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया। ये कितना हो गया? 3/5। ये देखो n से n कट गया, है ना? तो अब इसको अगर ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा? थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 2n प्लस 1, राइट? दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये n प्लस 2, n प्लस 1 कितना हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो जाएगा क्या? इसको खोलेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इन n बन गया, है ना? क्वाड्रेटिक इन n को सॉल्व कर लेते हैं, चलो ये बन गया। क्वाड्रेटिक इन n को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगी? 3n स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, तो 4 3 12, और 12 में से एक गया तो 11, मतलब बन गया, ठीक है? 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट? ओके, तो ये कितना हो गया देखें?
इसमें से 3n बाहर निकाला, n-4, इसमें से +1 बाहर निकाला, n-4 इक्वल्स टू 0। तो 3n + 1 एक ब्रैकेट में, n-4 एक ब्रैकेट में। तो बेसिकली n क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि यहाँ से आप 0 करोगे तो n तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं चाहिए। n 4 आ गया, n की वैल्यू तो पूछी थी कि नहीं? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब, n की वैल्यू है 4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 scholarships of unequal value be awarded to 17 candidates such that no candidate gets more than 1 scholarship। ठीक है, तो क्या करना है, 3 scholarships of unequal value का क्या मतलब है? 3 scholarship है और तीनों अलग अलग है, ठीक है, उनको 17 कैंडिडेट्स में बांटना है हमको, ठीक है, सच दैट कि नो कैंडिडेट गेट्स मोर देन 1 scholarship, नो कैंडिडेट गेट्स मोर देन 1 स्कॉलरशिप। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप बांटना इंपॉर्टेंट है, ये तो साफ दिख रहा है कि सबको तो मिलने वाली है ही नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हो जानी चाहिए, मुझे तीनों खत्म बांटनी है। तो कैसे करेंगे, एक्चुअली मैं 3 तरीके बताऊंगी इसको करने के लिए, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, और वो तीनों मेथड कुछ नहीं है, सब एक ही है, ठीक है। तो तीनों मेथड से देखेंगे। पहली मेथड जो मैं बता रही हूँ वो है वेकेंट प्लेसेस मेथड, जो 3 हम लोग स्कॉलरशिप बना दिया, क्योंकि जो बांटना है उसको प्रायोरिटी देंगे। पहली स्कॉलरशिप, मैंने पहले भी बताया ये कि आपको क्या कंपल्सरीली बांटना ही बांटना है, स्कॉलरशिप बांटनी है। तो पहली स्कॉलरशिप कितने लोगों में बांट सकते हो आप, 17, ठीक है। तो पहली स्कॉलरशिप को 17 तरीके से डाल सकते हैं, इजंट इट? ओके, तो एक आपने स्कॉलरशिप दे दी एक बच्चे को, अब उसको दूसरी नहीं दे सकते, है ना। तो अब अपने पास 16 कैंडिडेट्स है, और 2 स्कॉलरशिप और 16 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अब जो दूसरी स्कॉलरशिप है, ये फर्स्ट स्कॉलरशिप, ये सेकंड, ये थर्ड, राइट। तो दूसरी स्कॉलरशिप है, उसको कितने लोगों में बांट सकते हो आप, कितनी चॉइसेस है आपके पास, 16 चॉइसेस है। और तीसरी के लिए कितनी हो गई, 15, क्योंकि आपने एक को बांट दिया, अब उसको दूसरी नहीं दे सकते। तो ये हो गया 17 इंटू 16 इंटू 15, ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, हम लोग क्या करने वाले हैं कि 3 लोगों में बंटनी है, देखो स्कॉलरशिप, साफ बात तो ये है। तो 17 में से 3 ही को मिलनी है, तो मैं क्या करूंगी, 17 में से कोई 3 बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, विच कैन बी डन बाय 17C3, ठीक है। 3 बच्चे मेरे पास आके खड़े हो गए 17C3 तरीके से। लेकिन अब बात यह है कि 3 बच्चे हैं और 3 अलग अलग स्कॉलरशिप है, बांटनी भी तो है। हो सकता है फर्स्ट वाली स्कॉलरशिप इस बच्चे को चली जाए, सेकंड वाली इसको, और थर्ड वाली इसको, आप समझ रहे हैं बात। और या फिर मैं फर्स्ट वाली इसको, फर्स्ट को नहीं देके सेकंड वाली को दे दूं, आपस में ये लोग स्कॉलरशिप के लिए भी तो शफलिंग हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। 3 स्कॉलरशिप 3 बच्चे 3 फैक्टोरियल तरीके से, मेथड नंबर 2, है ना। और थर्ड हम लोग डायरेक्टली पी यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, परम्यूटेशन हो रहा है, 17 में से 3 बच्चों का परम्यूटेशन हो रहा है, दैट कैन बी डन बाय 17P3। तीनों का जवाब एक ही आएगा, आप निकाल लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। तो आपको समझ में आ गया लिंक इन तीनों मेथड्स के बीच में। एक्चुअली पीएनसी में क्या होता है ना, कई मेथड्स होती हैं सॉल्व करने की, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये सबसे थोड़ी सी बुरी बात भी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग तरीके सोचते हैं, तो कुछ तरीके इनकरेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो मैंने किया, अगर मैंने सोचा और मैंने कुछ लिखा, जैसे 17C4, 17C5, और अगर मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा क्या गलती किया, मेरे सोल्यूशन में क्या गलती है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तभी तो हम राइट डायरेक्शन में सोच पाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तो 17P3 राइट आंसर है, गॉट इट। देखते हैं क्या पूछा है इसमें। द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, the number of arrangements in which there are 2 letters between R and D is, okay। तो इसमें पूछा गया है कि रैंडम को बहुत तरीके से, रैंडम के लेटर्स को बहुत तरीके से अरेंज किया, लेकिन मुझे तो उसी में इंटरेस्ट है जब R और D के बीच में 2 जगह छूटी हुई हो, उसके बीच में 2 ही लेटर्स आएंगे। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। रैंडम में एक्चुअली कितने हैं, देखें 6 लेटर वर्ड है, तो मैं 6 ब्लैंक स्पेसेस बना देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि R को यहाँ फिक्स कर दो और D को यहाँ फिक्स कर दो, तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, तभी 2 गैप्स है, ठीक है। मतलब फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में R और D को प्लेस कर दिया। एक्चुअली उसने तो बोला ही नहीं है कि R और D ऐसे होने चाहिए, उसने बोला है कि ऐसे भी हो सकते हैं, उसने सिर्फ बोला D और R के बीच में 2 स्पेसेस होने चाहिए। तो 1 और 4 में R और D को आप शफल कर सकते हैं,
ठीक है, ये एक तरीका हो गया। एक एक्चुअली केस हो गया कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आर और डी को प्लेस कर दो और आर और डी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करके मैं इस आर को यहाँ और डी को यहाँ करूँ तो भी चलेगा क्या? जैसे सेकंड और फिफ्थ वाली पोजीशन, ऑफ कोर्स आर डी फिर से इंटरचेंज हो जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। या फिर थर्ड और सिक्स्थ पे करूँ तो, अब की बार थर्ड और सिक्स्थ पे करूँ तो भी चलेगा, लेकिन मैं फोर्थ पे अगर रखूंगी किसी को तो नहीं चलेगा। फिर क्योंकि दो स्पेसेस छोड़नी है, तीसरी जगह ही नहीं है ना मेरे पास, तो ये तीन ही तो केस बनेंगे। समझ में आ रही है बात? या तो 1 और 4 पे आर और डी को कहीं भी इंटरचेंज करके प्लेस करो, या 2 और 5, या 3 और 6, ये तीन केसेस बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से आपको सोचना है, जो आप सोचते हो आप बना के देखो और आपके ऑटोमेटिकली अंदर से तीन केसेस बन गए, देखो। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या हो गया कि रिमेनिंग एक्चुअली क्या हुआ, मैंने इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया 1,4, या फिर चलो ठीक है तुम लोग बोलोगे कि फर्स्ट वाला ही क्यों किया, सेकंड वाला कर लो, कुछ भी कर लो, तो कोई बात नहीं। इधर मैंने आर रख दिया, इधर मैंने डी रख दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने आर और डी को अभी के लिए। ठीक है, तो आर गया, डी गया, बताओ 4 लेटर्स और 4 जगह बची है। दैट कैन बी डन बाय 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो मतलब बाकी लेटर्स का तो टंटा ही खत्म हो गया, बाकी 4 अरेंज हो गए 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन बात यह है कि अच्छा यहाँ पे भी फिल हो गया, यहाँ पे फिल हो गया, यहाँ पे फिल हो गया, यहाँ पे फिल हो गया, सब जगह फिल हो गया। लेकिन बात यह है कि आर और डी आपस में स्विच कर सकते हैं क्या? दैट कैन बी डन बाय 2 फैक्टोरियल वेज, है ना। 2 फैक्टोरियल वेज से आर और डी को आपस में स्विच कर दिया, तो अब की बार आर इधर आ गया और डी इधर आ गया। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, इसके लिए कर दिया 2,5 पोजीशन के लिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 1,4 में भी सेम कहानी होगी और 3,6 में भी सेम कहानी होगी? तो इसका मतलब क्या होने वाला है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और ऐसा कितनी बार होगा, 3 बार, तो इसको 3 बार जोड़ दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो आंसर होगा कि नहीं? तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितने हो गए, देखो ये आंसर है। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल जो कि 24 होता है, और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 कितना होता है, 6, दैट इज 144 इज द आंसर, जो कि बैठा हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी मतलब 1 2 3 ऐसे करके 3 स्टोरी है। देर आर 4 रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो एक ग्राउंड फ्लोर है जिसमें 4 कमरे हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे हैं, सेकेंड फ्लोर पे भी तो 2 कमरे हैं। ठीक है, इफ रूम्स आर टू बी अलॉटेड टू 6 persons, one person occupying one room only, then the number of ways in which this can be done so that no floor remains empty. तो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे कितने हैं, देखें 4 रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 2 और सेकेंड फ्लोर पे भी तो 2, टोटल में बस 8 रूम्स है कि नहीं, 8 अलग अलग रूम्स है बाय द वे, लेकिन लोग तो 6 है ना। 8 कमरे, लोग 6, और एक कमरे में एक ही इंसान जाएगा। ठीक है, 2 कमरे में एक कैसे जा सकते हैं, वही तो इसमें लिखा है 1 person occupying one room only। ठीक है, तो कितने तरीकों से हो सकता है, लेकिन 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 कैच है, गूगली है कि नो फ्लोर रिमेन्स एम्प्टी, कोई खाली जगह नहीं छूटनी चाहिए। तो जब भी क्या होता है ना, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है और जिसमें वो कुछ कंडीशन दे देता है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बिना रिस्ट्रिक्शन के निकाल देंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद वो चीजें घटा देंगे जो उसने मना किए करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन, ड्राइंग काफी अच्छा दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ पे 4 रूम्स है आपको दिख रहे हैं, फिर 2 फिर 2। ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कैसे कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अलॉटमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे, एक्चुअली हमें क्या करना है ना, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करना है, दैट इज 8p6, 8p6 बोल दो, या फिर 8 में से 6 कमरे सिलेक्ट कर लो 6 लोगों के लिए, 8 कमरे 6 लोग, 8c6 कर लो, और उन 6 को अरेंज कर दो आपस में, तो भी सही है, सब एक ही है ये, 8p6 8c6 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अभी हम यहाँ पे स्टिक करते हैं 8p6, अच्छा दिख रहा है छोटा सा। ठीक है, अब हमने सोचा था कि हम लोग वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो वो बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। क्या बोला है उसने कि कोई भी फ्लोर खाली नहीं छूटना चाहिए, तो हम लोग खाली क्या क्या छूट सकता है, खाली एक्चुअली छूट सकता है कि फर्स्ट फ्लोर खाली छोड़ दिया मान लो, तो वो केसेस रिजेक्ट करने, सब्ट्रैक्ट करने। तो मान लेते हैं कि सारे कमरे जो हैं फर्स्ट फ्लोर के वो खाली छूट गए। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास है ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर गायब हो गया। ठीक है, अभी भी मेरे पास 6 लोग हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लोग 6 कमरे,
कैसे हो सकता है ये? 6 लोग, 6 कमरे, 6 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है कि नहीं? P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये तो गायब है। 6 लोग, 6 कमरे का अरेंजमेंट ऑफ कोर्स 6 फैक्टोरियल बेस से। केस 2 ले लेते हैं सिमिलरली कि अब सेकंड फ्लोर के सब रूम्स खाली छूट गए, ठीक है? तो ये गायब हो गया अब पिक्चर से। अभी भी तो देखो 6 लोग, 6 कमरे और फिर उसको 6 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों केसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे क्यों? ऐसा क्यों? ग्राउंड फ्लोर की क्या गलती है? केस 3 भी बनाओ, आप बोलो कि ग्राउंड फ्लोर के कुछ ऑक्यूपाई नहीं किए। तो बेटा देखो ग्राउंड फ्लोर पे तो क्या है ना, अगर चलो ठीक है तुम्हारी बात मान के इसको काट दिया, ठीक है? अब कितने कमरे बच गए बताओ? 4 कमरे बच गए, लेकिन लोग तो 6, उसने बोला है सबको रूम चाहिए, 2 लोगों की क्या गलती है इसमें? तो फिर ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ 2 ही केसेस पॉसिबल है, क्योंकि फिर अगर हम ग्राउंड फ्लोर हटा देते हैं तो हमारे पास 4 ही कमरे बच रहे हैं, लेकिन लोग 6 हैं। तो ये फिर तो गड़बड़ काम है, इसको नहीं गिन सकते। तो फिर टोटली हम क्या करेंगे, देखो 8p6 टोटल था, ठीक है? उसमें से केस 1 और केस 2 को माइनस करना है, तो 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, तो फाइनली जो आंसर आएगा 8p6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, जो कि एकदम सही साथ मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, ठीक है?